हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल व क्षारक के बारे में और इनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक कितने प्रबल होते हैं। इसके बारे में एक स्केल दिया जाता है जिसे कहा जाता है पीएच स्केल। तो आओ स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल इसे इस प्रकार से लिखा जाता है, पी और स्मॉल लेटर में पी और कैपिटल एच से। तो अम्ल व क्षारक की प्रबलता निर्धारित करने का स्केल ही कहलाता है पीएच स्केल। जैसे हमने लास्ट क्लास में तनुकरण पढ़ा था। तनुकरण में क्या था कि आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, तो यानी हम किसी विलयन में कितने आयन हैं ये जान सकते हैं। भी संख्या कम हुई, यानी हमारे पास एक पर्टिकुलर संख्या थी, उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि ये संख्या कम हुई, ये संख्या ज़्यादा हुई। तो वही किसका सूचक है? वही इस बात का सूचक है कि ये कितना प्रबल रहेगा। इसमें देखिए पीएच में पी का अर्थ होता है पुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच सूचित करता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। इसकी परिभाषा के लिए क्या हो जाएगा, जो साइंटिफिक टर्म में हम लिखेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित किया गया स्केल ही पीएच स्केल कहलाता है। किसी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन हैं, उनकी क्या सांद्रता रहेगी, वो स्केल लाता है पीएच स्केल। जैसे सिंपल हम देखते हैं, हम दूध लाते हैं, दूध के अंदर पानी कितना डाला है, उसके लिए हम लैक्टोमीटर लगाते हैं। तो लैक्टोमीटर बता देता है कि हाँ इतना फैट है, क्या कुछ है, इतना पानी है, ठीक है, उसके अंदर, यानी दूध में पानी मिक्स किया गया वो बता देता है। तो ऐसे ही पीएच स्केल क्या करेगा, उस अम्ल में हम डालेंगे तो वो जितना एसिडिक नेचर रखेगा, जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रहेगी, वो उसको बता देगा। तो इसका पैमाना होता है वो 0 से 14 तक डिवाइड रहता है। जैसे हमारे स्केल में रहता है ना, वैसे इसके अंदर एक स्केल रहता है। तो 0 से 14 तक इसके अंदर मेजरमेंट रहते हैं। 7 है वह दिखाता है उदासीन, कि वो ना तो अम्लीय गुणधर्म रख रहा है, ठीक है, ना ही वो क्षारकीय गुणधर्म रख रहा है। तो देखिए उदासीन जो पैमाना होगा वो 7 पे रहेगा। उससे जैसे ही हम कम की तरफ जाएंगे, ठीक है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे जाएंगे, वैसे ही उसमें अम्लीय गुण बढ़ेगा। सभी अम्लों में होता है हाइड्रोजन, तो यानी हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही हम 7 से ऊपर जाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक जाएंगे। इसका मतलब उसमें क्षारक गुणधर्म बढ़ते चले जाएंगे। क्षारक गुणधर्म बढ़ेंगे तो कौन से आयन बढ़ेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। कम कौन से होंगे? हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन की सांद्रता में कमी होती जाएगी। तो आपको मान लीजिए पूछ ले कि कोई विलयन है, उसका पीएच 5 है, तो कौन सा गुणधर्म रखेगा? वो अम्लीय गुणधर्म। कोई विलयन है जिसका पीएच 11 है, कौन सा गुणधर्म रखेगा? क्षारकीय गुणधर्म। 2 विलयन पूछ ले, एक का पीएच 6 है, एक का पीएच 5 है। ध्यान से सुनिए, एक का पीएच 6 है, एक का पीएच 5 है। वो कहे कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, तो कौन सा हो जाएगा? 5 वाला, ठीक है, सांद्रता बढ़ती जा रही है ना। 6 में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, 5 में उससे भी ज़्यादा होंगे, तो अम्लीय गुणधर्म कौन सा रखेगा? 5 वाला, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको एक बात थी, हम पढ़ रहे थे कि शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7। शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि वो उदासीन प्रकृति का होता है। हमारा जो रक्त है, आप अपने ब्लड को से तो मत निकालिए, मान लो कभी आपकी चोट लग जाए, थोड़ा सा उस ब्लड को टेस्ट करिए, तो ब्लड टेस्ट में थोड़ा सा यूँ कसैला कसैला सा होता है, यूँ चटपटा सा होता है। तो रक्त का पीएच होता है 7.4। हमारे रक्त होता है वो थोड़ा सा क्षारिक प्रकृति रखता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था पीएच स्केल जो अम्लीय क्षारीय प्रकृति का निर्धारण करता है। इसी पीएच के आधार पर अम्ल और क्षारक के समूहों को 4 भागों में बांटा जाता है: प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। सिंपल आप बता सकते हो, प्रबल अम्ल जिनमें हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होंगे, दुर्बल जिनमें कम होंगे। ऐसे ही
प्रबल क्षारक जो हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करेंगे और दुर्बल कम उत्पन्न करेंगे। थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं। तो देखिए, प्रबल अम्ल ये शुद्ध जल में अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले होते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल शुद्ध जल में कम H+ आयन करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे ही प्रबल क्षारक क्या हो जाएंगे, अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, दुर्बल क्षारक कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारकों के, तो आप थोड़ा सा इन्हें देख लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा pH स्केल और अम्ल और क्षारीय प्रकृति का निर्धारित किया। अब हम पढ़ेंगे कि इस pH स्केल का क्या महत्व है। फर्स्ट आता है अम्लीय वर्षा, कि वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जल था, शुद्ध जल उदासीन रहता है। शुद्ध जल में जब कोई भी एसिडिक, आजकल आपको पता है प्रदूषण इतना अधिक हो रहा है, कारखानों से गैसें निकलती है, उनसे अपशिष्ट निकलता है, वो जल में घुल जाता है, वही जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बादलों में पहुंचता है और वही वापस बरसता है। तो उसका pH जब भी 5.6 से कम हो गया तो वो किस में कंसिडर किया जाएगा, अम्लीय वर्षा के अंदर कंसिडर किया जाएगा। और जब इससे कम pH हो जाता है तो वो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। आपने सुना भी होगा कि आगरा का ताजमहल है वो पहले वाइट कलर का था, एकदम प्योर वाइट चमकता था, एकदम मोती की तरह, संगमरमर जो है जिसे मार्बल कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक टाइप है। जल में अपशिष्टों के कारण कुछ ना कुछ इसका नेचर चेंज हो गया, तो अब ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। तो वो इसी अम्लीय वर्षा का एक दुष्प्रभाव है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि मानव का शरीर भी 7 से 7.8 pH के मध्य कार्य करता है। इससे ज़्यादा या इससे कम pH रहती है तो वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है। जैसे कोई बारिश में नहाते हैं तो उनके एलर्जिक हो जाती है या स्किन कट जाती है, तो वो यही नेचर कि उसकी pH में, वर्षा के जल की pH में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अम्लीय वर्षा के लिए यही कम pH उत्तरदायी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिट्टी की pH। हमें अच्छी पैदावार चाहिए तो हमें मिट्टी की एक निश्चित pH चाहिए कि अच्छा ये चने का पौधा है, ये इस परास से इस परास के मध्य अच्छा कार्य करेगा, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार का पेस्टिसाइड उसके ऊपर क्रियाशील रहेगा। तो अच्छी उपज के लिए की एक विशिष्ट pH हमें चाहिए रहती है। और इसी के लिए तो कई बार जो भूवैज्ञानिक है वो मिट्टी की जांच करते हैं कि अच्छा इस प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हम देखते हैं कौन सी किस परास का गुणधर्म रख रही है और किस प्रकार की पैदावार हम इसमें करें कि अच्छी उपज हमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट हमने चर्चा की थी उद्र अम्लता की। तो देखिए, मानव का जो उद्र है वो पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करता है। नियंत्रित मात्रा में स्रावित अम्ल है वो तो पाचन में सहायक रहेगा। अपच की स्थिति में दूषित भोजन के कारण उद्र अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, या कई बार हम खाली पेट रहते हैं तो खाली पेट से भी एसिडिटी हो जाती है। क्योंकि देखिए, भोजन कुछ रहा, कुछ अम्ल स्रावित हुआ, भोजन था तो उतना हजम हो गया, मान लो खाली पेट है, अम्ल तो स्रावित हो गया, उसी वजह से भी हमें कई बार एसिडिटी हो जाती है। अत्यधिक मात्रा में अम्ल हो गया जिससे पेट दर्द और जलन का अनुभव होता है। उद्र अम्लता से मुक्ति के लिए एंटा एसिड जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपको एसिडिटी हो रही है तो आप सीधा ही NaOH की बोतल ही खाली कर दी, ऐसा मत करना, हानिकारक होते हैं। तो हमें कौन सा रखना है, एंटा एसिड, कोई भी दुर्बल क्षारक लेना है, क्योंकि इस अम्ल की परास इतनी अधिक हाई नहीं होती है जितना हम लैब में लेते हैं ना। लैब में आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहो, उसके अंदर कोई ऐसे पदार्थ डालो, वो तुरंत नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारा पेट थोड़ी ख़राब हो रहा है, तो वो उसकी क्या है, वो दुर्बल अम्ल है। हमारे पेट के अंदर जो इसकी नेचर रह रही है वो दुर्बल रूप में रह रही है, तो उसके लिए हमें दुर्बल क्षारक का ही इस्तेमाल करना है। तो कौन सा एंटा एसिड लिया, ये कई बार पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। दंत क्षय, दांत होते हैं, दांतों का क्षय होना। देखिए, मुंह का परास 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। दांतों का इनेमल, हमने पढ़ा होगा हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, दांतों के ऊपर का इनेमल है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। देखिए, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, लेकिन ये भी
सबसे कठोर पदार्थ होने के बावजूद भी 5.5 pH से कम काम नहीं कर सकता। हमारे मुंह की जो एसिडिटी है वो 5.5 से कम हो गई तो ये भी खराब होने लग जाता है। जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ये जल में अघुलनशील है, परंतु मुंह की परास 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। जैसे अधिक मात्रा में ऐसे पदार्थों का सेवन करें कि जो अम्लीय नेचर के रहेंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का नोट करें। नेक्स्ट हम इसके 1-2 और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, आत्मरक्षा हेतु कई जीव या पादप आत्मरक्षा हेतु अम्ल का स्त्रावन करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने को बचाने के लिए, जैसे आपको मधुमक्खी काटती है तो हमें वहाँ पर दर्द होता है, वो क्या करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार का अम्ल स्रावित करते हैं। आपने सुना होगा जैसे छोटे वाली चींटी होती है ना, लाल वाली चींटी जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हमें काटती है तो बढ़िया जलन होता है ना, बड़ी सूजन हो जाती है। और नॉर्मल चींटी काटती है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो उस चींटी में क्या है, रेड चींटी में उसमें रहता है फार्मिक एसिड, उसकी वजह से हमें काफ़ी अधिक जलन और सूजन का अनुभव होता है। ऐसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी भी काटती है तो हमें जलन होती है। तो उसके लिए डंक मारे गए अंग पर हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं, जिससे हमें आराम मिलता है। हमें मधुमक्खी काटती है तो हम किसकी तरफ भागते हैं, टूथपेस्ट की तरफ। तो वही सेम टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट देखिए, इनमें दुर्बल क्षारक उपस्थित होता है, जिससे हमें क्या करता है, उस अम्ल को, अम्ल और क्षारक मिल गया तो उदासीन यानी प्रभाव उसका कम कर देगा, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और विशेष बात है, देखिए नेटल एक पादप होता है, ये शाकीय पादप, झाड़ी जैसा पादप होता है, ये मेथेनोइक अम्ल का स्त्रावन करता है। पौधा अगर हमें टच कर गया तो हमें जलन वगैरह का अनुभव होता है, लेकिन इसका इलाज भी वही। अब प्रकृति देखिए, प्रकृति बहुत सही चीज़ है, प्रकृति ने अपने हिसाब से जिस चीज़ को हानिकारक किया उसका इलाज भी वही किया। ये तो मानव की अंधाधुंध होड़ लग रही है, उस वजह से अनबैलेंस सा सिस्टम चल रहा है, लेकिन प्रकृति अपना बैलेंस कर देती है। तो प्रकृति ने नेटल बनाया, नेटल ने हमें टच किया तो हमें जलन हो गई। उसका इलाज भी देखिए, डोक पौधे की पत्ती रगड़ के किया जाता है। और बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो नेटल पादप है, इसके पास ये डोक पादप लगता है, दोनों साथ ही उगते हैं एक जगह पर ही। अब मधुमक्खी खाई तो टूथपेस्ट के लिए तो इधर उधर भागना पड़ेगा, है ना, कि हमने खुद पंगे लिए मधुमक्खी से, अब टूथपेस्ट लेने भागना पड़ेगा। लेकिन नेचर ने नेटल बनाई तो नेचर ने ही डॉग पौधे को लगा करके इसका उपचार कर दिया। तो ये आत्मरक्षा के लिए कुछ जीव हैं, कुछ पौधे हैं जो पीएच की प्रकृति के ऊपर आधारित है। तो ये थे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल। जैसे हमने पढ़ा ना, नींबू है, संतरा है, चींटी है, तो इनमें कौन कौन से अम्ल वगैरह पाए जाते हैं, तो इनके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। कई बार हमसे एक आधे नंबर में ये पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ देखिए, सिरका होता है एसिटिक एसिड, ये एक संक्षारक के रूप में भी कार्य करता है। हम इन्हें अचार मसालों के अंदर भी यूज़ किया जाता है। संतरा स्वाद में खट्टा होता है, इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। इमली भी स्वाद में खट्टी होती है, जिसमें होता है टार्टरिक एसिड। टमाटर है, टमाटर भी खट्टे होते हैं, तो इनमें कौन सा होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। दही है, वेल नोन लैक्टिक एसिड, दही हमारे पेट के लिए बहुत ही बेस्ट है, दही में होता है लैक्टिक एसिड। नींबू है, इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। चींटी का डंक, नॉर्मल जो चींटी होती है उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल, और लाल चींटी होती है उसमें होता है फार्मिक अम्ल। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लेना। नेटल जो डंक था, नेटल पौधे का, उसमें क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। तो ये कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं जो जनरली हमें ध्यान में होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा अम्ल क्षारक की प्रबलता निर्धारित करने वाला पीएच स्केल, और इसके महत्व के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे टॉपिक लवण। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।